नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। मुझे आपसे बातें बहुत सारी करनी है। पहले फालतू फालतू की बातें कर लेता हूं, फिर काम की बात करूंगा। और फालतू की बातों में यह कि आज मोदी जी थैंक यू, बहुत बहुत बड़ा थैंक यू। वित्त मंत्री जी को थैंक यू। पेट्रोल और डीजल बहुत कम कर दिए उन्होंने। तो पहली पंचायत केवल पेट्रोल और डीजल पे। कहानी बता रहा हूँ, मेरी कहानी नहीं है। मतलब मेरी कहानी का मतलब मेरी टीम ने लिख के दी है, मैं टीप टीप के पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। इसमें मेरा कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। आप देश के जितने बड़े चैनल वाले एंकर्स को देखते हैं ना, जो बहुत बड़ा ज्ञान पेलते हैं, आपको लगता हो कितना ज्ञान है इनके पास। उनकी पूरी टीम होती है, वो रिसर्च वर्क करती है और रिसर्च वर्क लिख के आती है कि यार इस सन में इतना हुआ, इस सन में कितना हुआ। और एक बाहर एक सामने एक टीपी टेलीप्रोम्प्टर कहते हैं उसको, वो लगा होता है। तो एंकर महोदय यूँ करके बैठते हैं और सामने देख देख के पढ़ते रहते हैं। आपको पता भी नहीं होगा, आपको लगता होगा एंकर कितना बुद्धिमान है, इसके दिमाग में भरा हुआ है कंप्यूटर है दिमाग। लेकिन सामने स्क्रीन आती है, उस पर लिखा होता है, बस चेहरे के भाव उसको बदलने होते हैं, जैसे शाहरुख खान बदलता है। और एंकर को देखते देखते अपने प्रधानमंत्री ने भी सीख लिया है। आप जो स्पीच में सोचते होंगे प्रधानमंत्री को कितना ज्ञान है, कितना रटा हुआ है, ऐसी स्क्रीन चलती रहती है, प्रधानमंत्री देख के बोलते रहते हैं। तो मैं भी शुरुआत में देख के बोलता हूँ, फिर मुझे बहुत सारी काम की बातें करनी है, लखनऊ से लेकर दिल्ली की राजनीति की बात करनी है। तो पहले मैं कुछ रटाया जो मेरी टीम ने दिया, मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूँ। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, टीम का रिसर्च वर्क है। तो टीम ने लिख कर दिया है कि 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $100 बैरल पर था। तब पेट्रोल 72 रुपये प्रति लीटर के दाम से बिक रहा था, डीजल 55 रुपये 48 पैसे, और पेट्रोल और डीजल के दामों के बीच में 16 रुपये से ज़्यादा का अंतर था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कच्चे दाम औंधे मुँह गिर गए, तब नवंबर 2014 से 2016 तक के बीच में मोदी सरकार ने 9 बार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी की। मतलब दुनिया में रेट गिर रहे थे और अपने मोदी जी माल कमा रहे थे। ये मेरी लाइन मेरी है, ये इसमें लिखा नहीं है। पेट्रोल पर 11 रुपये 77 पैसे और डीजल पर 13 रुपये 47 रुपये प्रति लीटर की दर से एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई। वहीं कोविड काल में भी मांग की कमी के चलते कोविड काल में सब गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब खड़ी हो गई थी। पेट्रोल डीजल एकदम ठंडे बस्ते में चला गया था। जो गाड़ी ही नहीं चलेंगी, जब हवाई जहाज नहीं चलेंगे तो पेट्रोल डीजल लगेगा कहाँ। तो उसके दाम गिर गए। तो मार्च 2020 से लेकर अब तक केंद्र सरकार पेट्रोल पर 13 रुपये और डीजल पर 16 रुपये एक्साइज ड्यूटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के नाम पर टैक्स बढ़ा दिया। 4 नवंबर 2021 से पहले मोदी सरकार पेट्रोल पर 32 रुपये 90 पैसे और डीजल पर 31 रुपये 80 पैसे के प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी वसूल रही थी। लेकिन 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए, यूपी भी था, यूपी में सरकार बन गई, लेकिन 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर जनवरी 2022 से कच्चे तेल के दामों में रूस यूक्रेन युद्ध के चलते तेजी आई तो कच्चा तेल $130 प्रति बैरल के ऊपर जा पहुंचा। जिसके बाद सरकारी तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दामों में 10 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर चुके हैं। यानी दिवाली पर जो राहत दी गई थी उसे वापस ले लिया, लेकिन पेट्रोल डीजल पर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी नहीं घटाई। अब पेट्रोल डीजल से सरकारी कमाई कितनी बढ़ी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 2014 में जब मोदी सरकार आई तो उसने पेट्रोलियम पदार्थ पर 99,068 करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी वसूला। 15-16 में 1,78,400 करोड़, 2016-17 में 2 करोड़ 42 लाख, 2017-18 में 2 करोड़ 39 लाख, 2018 में 2 करोड़ 14 लाख, 2019-20 में 2 करोड़ 23 लाख और 2020-21 में 3,72,000 करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी पे वसूला। ये रिपोर्ट मेरी टीम ने तैयार की है, आयुष है, उससे मुझे तैयार करके दी है। अब केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला किया है। इससे पेट्रोल और डीजल सस्ते होंगे। आज रात, मतलब जो रात बीत गई उससे लागू हो गया। अब ये वैट का चक्कर चल ही रहा है, सरकारें वैट पे कम नहीं कर रही। अब मैं आपको बताता हूँ कि 2018-19 में एक्साइज ड्यूटी में 2.10 करोड़ रुपये सरकार ने कमाए और सालाना प्रति व्यक्ति की आय जो थी उस समय में वो 1,26,000 रुपये थी। 2019 में 2 करोड़ 19 लाख कमाए, प्रति व्यक्ति की आय 1 करोड़ 8 लाख थी और 2020-21 में 3,71,000 करोड़, रिकॉर्ड टूट गया। लेकिन आय प्रति व्यक्ति की गिरती चली गई। एक चार्ट है जो मेरे पड़ोस में लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। मोदी सरकार ने 13 बार बढ़ाई और 4 बार घटाई एक्साइज ड्यूटी। भास्कर का चार्ट है, मेरी इसमें कोई योगदान नहीं है। तो ये था पेट्रोल और डीजल का खेल। अब आप भी समझ गए होंगे, एक रणविजय हैं, खुराफाती पत्रकार हैं, उन्होंने लिख दिया कि जितने रेट कम किए हैं इससे ज़्यादा रेट तो
चुनाव के बाद बढ़ा दिए गए। तो रणविजय भी खोज खोज के लाते हैं, आप देख रहे हैं उनका ट्वीट, और बहुत बड़े फॉलोअरशिप है उनकी, तो उन्होंने ट्वीट किया है। खैर अब ये हो गई पेट्रोल डीजल की बात। अब आते हैं राजनीतिक मुद्दों पर बात। देश में ये हुआ क्यों, पेट्रोल डीजल कम क्यों हुए, सब लोग लहस लगा के इस बात को तलाश कर रहे हैं। अचानक मोदी जी को तब प्यार क्यों गए, इलू उलू क्यों होने लगा देश की जनता को, और वित्त मंत्री जो है उन पर इतनी मेहरबानी क्यों करने लगी कि किसी ने मांगा ही नहीं और पेट्रोल डीजल कम कर दिया। मुझे मेरे दोस्त ने कहानी बताई। कहानी थी कि राजा था और राजा के दरबार में राजा जी सुनते ही नहीं थे किसी की। तो जो रोटी थी वो रोटी 10 रुपये से 20 रुपये हुई, 20 रुपये से 30 रुपये हुई, 30 रुपये से 60 रुपये हुई, 60 से 100 रुपये हुई, 100 से 125 हो गई। अब जब तक 100 रुपये थी तब तक तो जनता जो थी वो हिंदू मुसलमान खेल रही थी, कहीं मंदिर खेल रही थी, कहीं मस्जिद खेल रही थी, और जनता खुश थी कि हमने उनको ठीक कर दिया, वो कहते थे हमने इनको ठीक कर दिया। लेकिन जब रोटी 125 रुपये की हो गई तो जो हिंदू कार्ड खेल रहे थे, जो मुसलमान कार्ड खेल रहे थे, उनके बच्चे भूखे मरने लगे। तो उनको समझ में आया कि भाई ये कार्ड तो बाद में बात है, जब बच्चे ही नहीं रहेंगे, खाने को पैसे ही नहीं रहेगा, तो हम कार्ड खेलेंगे कैसे। तो हाहाकार मच गया, जनता ने विद्रोह कर दिया। अब राजा के सामने सब पहुंचे, बोले हजूर आपके राज में हो क्या रहा है, रोटी 125 रुपये की बिक रही है, तो पहले 50 रुपये की, 30 रुपये की, 20 रुपये की बिका करती थी, ये तो अनर्थ हो गया। राजा ने कहा ये कैसे हुआ, मुझे तो पता ही नहीं था, बुलाओ मंत्री को। मंत्री बुला लिए गए, सेनापति बुला लिए गए। तो आदेश हुआ कि जनता इतने परेशान कैसे रह सकती है, ये जो 125 और 150 रुपये की रोटी बिक रही है, इसको 15 रुपये कम करो, कल से रोटी 120 रुपये की बिकेगी। जनता ने कहा राजा की जय हो, राजा का इकबाल बुलंद रहे, हम 120 रुपये की रोटी खाएंगे। मतलब 30 रुपये की रोटी 120 रुपये में बिक रही है, पहले उसको 150 करो और फिर बाद में 120 कर दो। इस कहानी का डीजल पेट्रोल से मतलब अगर आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, मैंने इसलिए नहीं सुनाई थी आपको, लेकिन हाल यही है। आप ढूंढते रहिए कि वजू खाना के नीचे फुब्बारा था, फुब्बारा के नीचे शिवलिंग था, और मस्जिद के नीचे मंदिर था, और मंदिर के ऊपर मस्जिद थी। आप इन कहानियों में उलझे रहिए, पेट्रोल डीजल यूं होता रहेगा। और ये बढ़ोतरी, ये कमी भी इसलिए ज़्यादा हुई, लोग चर्चा कर रहे हैं कि अभी तो चुनाव नहीं है तब भी कम कर दी। तो हजूर कभी कभी मैसेज देने पड़ते हैं कि हम बिना चुनाव के भी तुम्हें प्यार करते हैं। इस देश को ऐसी सहानुभूति की ज़रूरत है। ये हो गया पेट्रोल डीजल का पार्ट ख़त्म। अब बात आते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव खुराफात करते रहते हैं। आज समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दलों की बैठक थी, मतलब सभी विधायकों को बुलाया गया था और मीटिंग होनी थी, भविष्य की रणनीति बननी थी। अचानक मीटिंग कैंसिल कर दी गई और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ अखिलेश यादव की मीटिंग है। ये बात लोगों को बहुत देर में पता चली और अचानक पता चली, और पता भी चली जब अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया और लिखा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव जी के साथ राष्ट्रीय मुद्दे पर हुई एक मुलाकात। मतलब मीटिंग छोड़कर आज अचानक अखिलेश यादव दिल्ली चले गए, कोई प्रोग्राम नहीं था। अखिलेश यादव के दिल्ली जाती अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि अपनी पूरे विधायकों की मीटिंग के साथ अखिलेश यादव दिल्ली क्यों गए और दिल्ली में क्या खेल होने जा रहा है। असल में नीतीश कुमार पाला पलटने की तैयारी में है। तेजस्वी के संग मुलाकात हो चुकी है, और जैसे ही तेजस्वी के संग चाय कोल्ड कॉफ़ी हुई तब तक सीबीआई उनके घर पहुंच गई, छापे पान डालने लगी। अब ये बात तो तय है, आप सरकार के घर जाओगे, सरकार के खिलाफ जाओगे, घर जाओगे तो चाय कॉफ़ी मिलेगी, सरकार के खिलाफ जाओगे तो ईडी और इनकम टैक्स मिलेंगे। इस बीच में अखिलेश यादव का अचानक जाना, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के संग मीटिंग करना, फोटो ट्वीट करना चर्चा का विषय बन गया कि दिल्ली में कुछ खेल पक रहा है। देखिए 2024 के लिए पीछे बिछ रही हैं और बहुत भयंकर बिछ रही हैं। उत्तर प्रदेश की व्यू रचना तैयार है। बीजेपी ने जोर लगा दिया है, अखिलेश यादव को किसी तरह पछाड़ना है। आजम खां की टीम को समझा दिया है। आजम खां की टीम दिल्ली के बड़े बीजेपी के नेता के संपर्क में थी। उनको कह दिया गया था कि अगर जेल से बाहर रहना है तो जैसा हमको वैसा करना है, और कहने के प्रपोजल में अखिलेश यादव के खिलाफ आजम खां और शिवपाल यादव का एक मोर्चा बनाना है। मतलब आजम खां को कह दिया गया है अगर बाहर रहना है, सुकून से रहना है, तो शिवपाल के संग एक मोर्चा बनाओ और अखिलेश यादव का विरोध करो। इससे मुसलमान वोटों का बंटवारा, और राजनीति में ऐसी बातें होती रहती हैं। अब अचानक विधानमंडल दल की बैठक छोड़ के अखिलेश यादव दिल्ली जाते हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के संग मीटिंग करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, ईलू ईलू करते हैं। तो उत्तर प्रदेश से दिल्ली का बाजार गर्म हो गया। रात को एक फंक्शन था, यूपी के पूर्व चीफ सेक्रेटरी हैं आलोक रंजन, उनका एक फंक्शन था, वहाँ अखिलेश यादव मुझे मिले। अखिलेश यादव ने मुझसे पूछा क्या खबरें हैं। मैंने कहा खबरें तो आपकी ही हैं, आज सुबह से लेकर शाम तक दिल्ली की मीडिया, यूपी की मीडिया जानना चाहती है, आप अचानक दिल्ली क्यों चले गए।
और दिल्ली आप जाग चले गए और उत्तर प्रदेश की मीटिंग थी तो अखिलेश यादव की जैसी हालत है, हंसे, बोले कोई डिनर कर रहा है तो हम भी लंच कर सकते हैं। तो अखिलेश यादव कभी कभी मजाक में करते हैं। और देखिए, मुझसे मेरी टीम कह देती है कि सर थोड़ा सीरियस वीडियो बोला करिए। अब जो हो रहा होता है ना, जहाँ पे जो हो रहा होता है, अब मुझे बताइए, मैं बड़ा गंभीर होकर बताऊं कि आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने फैसला किया, या जो हो रहा है जो एक्चुअल में, वो मैं आपको बताऊं। मुझे लगता है कि जो मेरे दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि हकीकत में क्या हो रहा है, हकीकत में कोई नेता क्या सोचता है। तो मैं आज, जैसे आज की पार्टी में, उसकी बात बताता हूँ। मुझे अखिलेश यादव कुछ चीज़ों में बड़े अच्छे लगते हैं। वो डिम्पल जी के संग आए होकर वो 1.5-2 घंटे बैठे, और वो जो प्रोग्राम था ना, नेता कैसा अच्छा लगता है, नेता आपको आपके बीच का अच्छा लगता है। वो आपसे मजाक करे, वो आपके संग हंसे, वो आपके संग खाना खाए, वो आपके संग सारे औपचारिक रिश्ते छोड़ दे। हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, शरद प्रधान, मतलब बहुत बहुत काबिल हैं, बहुत दमदार हैं, बहुत होशियार हैं। पार्टी चल रही थी, लोगों ने कहा शरद जी गाना गाते हैं, अखिलेश जी बोले शरद जी गाना सुनाइए, और शरद प्रधान ने बहुत बढ़िया शानदार गाने सुनाए। तो ये जो नेता का जनता के संग संवाद रहता है ना, इसी बीच में मैंने थोड़ा सा पूछने की कोशिश करी। मुझे लगा कुछ खबर का क्लू मिल जाए कि क्या खेल पकड़ा है दिल्ली में। तो अखिलेश यादव ने मुझसे एक लाइन कही कि लोग डिनर कर सकते हैं, मतलब इशारा था कि अगर प्रधानमंत्री यहाँ डिनर कर सकते हैं तो वो लंच करने दिल्ली जा सकते हैं। मतलब दिल्ली में एक धड़ा बन रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति, बिहार की राजनीति, बंगाल की राजनीति, तेलंगाना की राजनीति, अब दिल्ली में एक बड़ा मोर्चा बन रहा है। और अखिलेश यादव ने आज अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के संग लंच किया, जो संकेत दे रहा है कहीं कोई बड़ी चीज़ पक रही है 2024 से पहले। अखिलेश को इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों उठाने पड़ेंगे। सीबीआई अगर बिहार में जा सकती है तो सीबीआई अखिलेश के घर उत्तर प्रदेश में भी आ सकती है। अब आज मीटिंग है समाजवादी पार्टी की विधानमंडल दल की, सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि आजम खां और शिवपाल आएंगे या नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो आजम खां शिवपाल अखिलेश यादव के बराबर में बैठेंगे, सामने बैठेंगे। सपा के सूत्र बता रहे हैं शायद दोनों नेता नहीं आए। बीच में आजम खां के मध्यस्थों ने अखिलेश यादव से बात की कि आजम खां को लोकसभा चुनाव टिकट दिया जाए, रामपुर से लड़ाया जाए। अब सबकी निगाह यह है कि आजम खां का लेकर अखिलेश यादव का रुख साफ है या नहीं है। एक बात तो है, नेता बेलोस है, हिम्मती है। जब इस दौर में सारे लोग कह रहे हैं कि मुसलमान नाराज़ हो गए, मुसलमान बगावत कर दिए और मुसलमान चलेगा तो अखिलेश यादव का क्या होगा, उस दौर में भी अखिलेश यादव हिम्मत पे कायम है। उनको पता है अगर रिश्ते बचाने हैं, रिश्ते बचने हैं तो रिश्ते वो बचेंगे। एक मैंने लाइन पढ़ी थी, अगर आप अपने चिड़िया को, पक्षी को आकाश में खुला छोड़ दीजिए, आपकी होगी तो वापस आएगी, और वापस नहीं आई तो वो आपकी थी नहीं। तो कुछ कुछ रिश्ते आजम खां के और अखिलेश के इस तरह हैं। आज वाली बैठक तय करेगी कि आजम खां समाजवादी पार्टी में रहेंगे या नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की भी लेंस लगा के निगाह लगी हुई है। आज दिन भर मुख्यमंत्री का एक वीडियो वायरल होता रहा जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा है कि अवैध बस स्टैंड नहीं चलेंगे, कोई भी माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। ये वीडियो देखिए। सड़क के किनारे कोई ट्रक, कोई बस अवैध रूप से पार्किंग न करें, और सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इस बात को सुनिश्चित कर लें। उप जिलाधिकारीगण भी और डिप्टी एसपी भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़े होंगे। वे इस बात को नोट करेंगे, किसी भी सड़क पर, वह हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, एक्सप्रेसवे हो, जिला मार्ग हो, नगरीय चौराहा हो या कोई भी अन्य स्थल हो, अवैध बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, 3 व्हीलर स्टैंड, रिक्शा स्टैंड या कोई भी इस प्रकार की अवैध गतिविधि नहीं चलनी चाहिए। स्टैंड का मतलब सड़क के किनारे, उसके पास पर्याप्त मात्रा में पार्किंग का स्पेस हो, वहां आने वाले यात्रियों के लिए कुछ बुनियादी सुविधाएं हो, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए टॉयलेट हो, पेयजल की सुविधा हो, बैठने की व्यवस्था हो। तो कोई व्यक्ति स्टैंड के नाम पर तब वहां पर प्रशासन से अनुमति लेकर के तब तो स्टैंड की फीस वसूल कर सकता है। लेकिन अगर सड़क पर कोई करता है तो उस पर अवैध रूप से संचालित इस प्रकार के सभी वो अगले 24 घंटे के अंदर बंद होने चाहिए। बंद होने के साथ ही हमें सुनिश्चित करें कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके के उसको करने का अभ्यस्त है तो उसमें एफआईआर लॉन्च करके, गैंगस्टर के अंदर एफआईआर लॉन्च करके
उसमें फिर हमें उसकी पूरी संपत्ति को जब्त करना चाहिए। उसने इस प्रकार के अवैध वसूली से जो पैसा कमाया है वह राजकोष में वो पैसा आना चाहिए। इसकी कार्रवाई हमारी आगे बढ़ जानी चाहिए। इसलिए अवैध रूप से स्टैंड नहीं चलेंगे। लखनऊ अगर हम अयोध्या की ओर से आते हैं या बाराबंकी की ओर से आते हैं या कानपुर की ओर से आते हैं, कई किलोमीटर तक हम लोग देखते हैं ट्रक्स खड़े हैं हाईवे के किनारे। क्यों खड़े हैं? बहुत बार एक्सीडेंट के कारण भी बनते हैं ये। मुख्यमंत्री का ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है आज, और हम पड़ताल करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अवैध बस स्टैंड नहीं चलेंगे, अवैध वसूली नहीं होगी। तो मैंने अपनी टीम को कहा है, क्षितिज को कहा है कि 1 महीने बाद जाके देखो उत्तर प्रदेश में क्या मुख्यमंत्री के इन आदेशों का पालन हो रहा है, नहीं हो रहा है। अमूमन नेता जो कहते हैं उसका पालन हो जाए, ये ज़रूरी बात होती है। जो भी सच होगा हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। यही चैनल है जो सच और सिर्फ सच कहेगा। और हमारी बात सुनने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों से कहिएगा, मदद जरूर करें। थैंक यू।